Hello students, welcome to the YouTube channel Physics Gyan, smarter way to learn the world of physics. In this lecture, we will discuss the magnetic field at the axis of current carrying circular loop. Okay? अगर कोई सर्कुलर लूप है और उसके एक्सिस पे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसके डिफरेंट केसेस क्या रहेंगे। तो डायग्राम में आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ये एक सर्कुलर लूप है, ओके, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रही है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हमें इसके एक्सिस से, ये इसके एक्सिस है, ओके, ये इसका सेंटर है सर्कुलर लूप का, तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप और ये इसके एक्सिस है। इसके एक्सिस के किसी पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस करंट कैरिंग लूप का एक कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट लेते हैं। सपोज़ हमने स्मॉल लेंथ dl का ये एलिमेंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एलिमेंट की इससे डिस्टेंस क्या होगी, हमने एलिमेंट को इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, तो दिस इज़ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल r है, ये है डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट, और इस पॉइंट P की इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से डिस्टेंस x है। तो x क्या है, सर्कुलर लूप के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जिसे हम एक्सियल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सियल डिस्टेंस हो गई है x, ये हो गया है r। तो ये इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल है, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P, ये क्या मिल जाएगा, ये इसका डायगोनल होगा √R² प्लस x², ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज़ कि इस एलिमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, अगर इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड dB हो, ठीक है, तो dB इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट P। तो इस dB की वैल्यू क्या होगी, पहले हम वैल्यू की बात करते हैं, फिर इसके डायरेक्शन पे आएंगे। तो ये जो dB होगा, इट इज़ इक्वल टू μ0/4 पाई, इसका बेसिक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फिर I dl इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाय r², यही होता है। I इज़ द करंट एलिमेंट, dl इज़ द लेंथ एलिमेंट, इट इज़ करंट, एंड फाई इज़ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट यानी एलिमेंटल लेंथ एंड रेडियस वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, उस पॉइंट से आप उस एलिमेंट को ज्वाइन करोगे, तो वो जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा उसके और इस करंट एलिमेंट के बीच का एंगल, ये फाई है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पहले तो हम ये देखें। तो उसके लिए हम सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये मान लीजिए जो ये स्मॉल r है वो ये रहा, ठीक है, और करंट एलिमेंट आपका ये रहा। अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ध्यान रखना, अभी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ से करंट हम इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि आगे बढ़ रहा है। तो ये तो पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है और करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया और करंट एलिमेंट यहाँ से आप देखोगे तो ये आपकी ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली जो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, dl क्रॉस r होता है। तो dl क्रॉस r करके देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, इसके और इसके, यानी r और dl दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पर जो ये आपका r है, r से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, ठीक है। ये आपका है लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ये है पोजीशन वेक्टर, dl क्रॉस r ऊपर की ओर आएगा, तो यहाँ से इसकी और डायरेक्शन अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन मिल जाएगी dB, ओके। तो हमें dB मिल गई डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इसका हमने यहाँ मेंशन कर ही दिया है। तो डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर P से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, उधर की ओर जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया एक्सप्रेशन। अब हम इस dB के दो कंपोनेंट ले सकते हैं,
एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। क्लियर? तो इसका सपोज ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है और ये एंगल कंप्लीट आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इट इज़ 90 माइनस थीटा। और ये फिर कितना, क्योंकि ये और ये आपस में फिर 90 डिग्री हो गए और ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो वो कितना हो जाएगा थीटा। सिमिलरली अगर हम इस लेंथ एलिमेंट के ओपोजिट, क्योंकि हर लेंथ एलिमेंट के सर्कुलर जब लूप होता है तो हर लेंथ एलिमेंट के ओपोजिट डायरेक्शन में फिर कोई ना कोई लेंथ एलिमेंट होगा, तो इसके ओपोजिट लेंथ एलिमेंट मान लो हम यहाँ पे लेते हैं ये, ठीक है। तो ये सेम लेंथ का हमने जस्ट इसके ओपोजिट डायरेक्शन में एलिमेंट लिया है। अब इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आर, ये भी आर रहेगी, क्योंकि सर्कुलर लूप का सरफेस जो है सरकमफेरेंस इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये डीएल भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, यानी दोनों आर सेम होगा। क्लियर? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो ये देखिए आप, एलिमेंट यहाँ जा रहा है, करंट एलिमेंट आगे की ओर जा रही है और एक वेक्टर ये रहा, तो अब डीएल क्रॉस आर करो तो क्या होगा। अब जैसे सपोज अब इसमें केस उल्टा है, इसमें करंट एलिमेंट आपका अंदर की ओर है और ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन ऐसे बनी है। तो अब आप देखो डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल क्रॉस आर अंदर की ओर होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो नीचे की ओर आएगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या है भाई, मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आ रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर करंट कैरिंग जो लूप है उसमें उसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्योरली एक्सियल होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है और एक्सियल कंपोनेंट एड अप हो रहे हैं। तो टोटल जो ओवरऑल डायरेक्शन रहेगी एक्सिस पर वो अलोंग द एक्सिस रहेगी, और डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में हमने बढ़ाया, उसको टर्न किया फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मैटर सॉल्व हो गया है। तो ये तो हुआ डायरेक्शन का। अब हम बात करते हैं, अब ये हमने जो स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हम इस साइन फाई की बात कर लें। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये लेंथ एलिमेंट है और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर फाई आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो डी बी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको म्यू 0/4 पाई आई डी एल इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा भाई, इट इज़ साइन 90। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन सभी लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका जो एक्सियल कंपोनेंट है उसका समेशन होगा। तो इसका एक्सियल कंपोनेंट क्या है, डी बी साइन थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। ओके, और स्मॉल एलिमेंट्स की लेंथ हम बहुत स्मॉल लेते हैं, तो आप इस समेशन को क्या कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन और डी बी साइन थीटा हो जाएगा और डी बी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर है, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे रख देते हैं आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो ये इसका इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, सबसे पहले है म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, इसको बाहर निकाल लेते हैं। आई कांस्टेंट है
और ये r, क्योंकि सरफेस का हर एक पॉइंट इस पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पे होगा जो कि स्मॉल r है, तो यहाँ पर स्मॉल r भी कांस्टेंट है और करंट कैरिंग लूप की रेडियस कैपिटल R है, ये भी कांस्टेंट है और I भी कांस्टेंट है। तो हम इस सब को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा IR डिवाइडेड बाय R क्यूब स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो DL यानी लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें और पूरे सर्कमफेरेंस पे इंटीग्रेशन करें तो DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ लूप विच इज इक्वल टू 2 पाई R। तो इट इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू IR डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू 2 पाई R। ठीक है, तो ये R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर बेसिकली कैपिटल R आएगा, डस्टर कहाँ चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू IR डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू DL, इसका इंटीग्रेशन दैट इज़ 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया है μ0 अपॉन 4 पाई। इसको हम सेपरेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पता है हमें 10 पावर -7 होती है, तो इसको हम सेपरेट इसी फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई IR स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ पर किसी भी एक्सियल पॉइंट P पर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें हम R की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो R की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू है यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई और ये है 2 पाई IR स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कितना है, √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है और R क्या है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 3, पावर मिल जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो है आपका सिंगल कॉइल की वजह से। अगर ऐसे 4 कॉइल हो, हमने 4 रैपिंग कर रखी हो तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ऐसे n नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लूप इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप देन b इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/। एक केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये जो एक्सियल पॉइंट है पॉइंट P, इसके सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, इफ़ x इज़ मोर देन r, यानी x जो है वो r से बहुत ज़्यादा यानी सर्कुलर लूप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इस टर्म में हम इस कैपिटल R को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन इन दिस कंडीशन आपका जो b होगा वो हो जाएगा μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2 पाई NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो हट जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, सिंगल लूप है तो आपका n इजिकल टू 1 हो जाएगा, अदरवाइज n हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया है इस कंडीशन में। चलिए अब हम थोड़ा आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो सपोज़ ये हमारा करंट कैरिंग लूप है और करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपनी फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये तो हो गया अलोंग द एक्सिस।
जैसे जैसे एक्सिस से आप दूर जाओगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बैंड हो जाएगा, तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा और एंड पर बेसिकली ये लूप बन जाएगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेट एक्सिस पे स्ट्रेट होगा, उसके बाद में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं ये बेंड होती चली जाएंगी और एंड पे सर्कुलर लूप बना लेंगी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से तो बाहर निकल रहा है और अदर एंड से ये अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में रिलेशन देखें तो वो ऑलमोस्ट इस टाइप का सिमेट्रिक कर्व बनाता है। तो यहाँ पर तो क्या है, ये सेंटर पॉइंट एट द सेंटर ऑफ लूप। तो यहाँ पर तो आपका x इजिकल टू 0 है, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए x इजिकल टू r है, और ये x इजिकल टू 2r है। फिर ये x इजिकल टू माइनस r है, और x इजिकल टू माइनस का 2r है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे और दूर जाएंगे, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, x है, एक्सियल डिस्टेंस है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब हम आगे आते हैं कि इसके सेंटर पे वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो उसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं हम। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे क्या होगा। तो लूप के सेंटर पे निकालने के लिए हम फिर इसको पूरा सेपरेट सर्कुलर लूप ही बना लेते हैं। तो ये हमने मान लीजिए एक लूप बना लिया है, और इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और करंट सपोज हमने मान लिया इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू I है। तो सिमिलर वही केस है, हमने एक मैग्नेटिक सपोज स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया है। तो ये हमने सपोज यह एलिमेंट लिया है DL लेंथ का एलिमेंट लिया, और ये इसका है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि सेंटर पे निकालना है तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इसका R हो गया है। और ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द DL एंड R। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि फाई है। तो इस एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड dB है तो dB इज इक्वल टू हमारा वही फॉर्मूला होगा, μ0/4 पाई इंटू क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा I dl साइन फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यही होता है μ0/4 पाई I dl साइन फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है, करंट एलिमेंट की जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी बेस के डिस्टेंस। तो यहाँ पर वो कैपिटल R बन जाएगा, यानी रेडियस बन जाएगी, क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I dl साइन 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, μ0/4 पाई I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारी जो वैल्यूज़ है, μ0/4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे I भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, और लेंथ एलिमेंट कांस्टेंट नहीं है। तो लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट टू कंप्लीट सर्कमफेरेंस। तो टोटल क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई r, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा L, और लिमिट रखोगे 2 पाई r माइनस 0। तो फाइनली हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कट कर दें इसको तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है। तो किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है μ0 I डिवाइडेड बाय 2 इंटू r।
तो ये हमें ध्यान रखना, ये हमारे बहुत काम आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी काम आएगा और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो इसके बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि इसको हम लास्ट डेरिवेशन जो हमने प्रीवियस सेक्शन अभी किया है इससे पहले, उसमें भी निकाल सकते हैं, बिकॉज सेंटर के लिए क्या होगा, x इजिकल टू 0 होगा, तो वहाँ पे x इजिकल टू 0 कर दो तो आपको ये एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। बट कहीं बार डेरिवेशन भी आ सकता है, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये शॉर्ट डेरिवेशन करना यहाँ पर ज़रूरी हो गया था। ये तो है फर्स्ट एक सिंगल लूप के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम देखें कि अगर नंबर ऑफ़ लूप यहाँ पर n है, n लूप की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये n लूप है तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? इफ n इज लूप नंबर या फिर नंबर ऑफ लूप, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 n i डिवाइडेड बाय 2r। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा सर्कुलर हमने लूप के सेंटर पर और किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम थोड़े से इसके और स्पेसिफिक केस जो है करते हैं, जो एग्ज़ाम्स और बेसिकली दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखते हैं वो क्या है केसेस। तो अभी हमने निकाला है सर्कुलर जो लूप है उस कंप्लीट लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड। अगर ये सर्कुलर लूप ना हो के सेमी सर्किल होता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, तो ये कंप्लीट सर्किल की वजह से जितना भी है, सेमी सर्किल के कारण बिकॉज ऑफ सेमी सर्किल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल सर्कुलर लूप का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा केस है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप। ओके, सेमी सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सेमी सर्कुलर लूप पर, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, सर्कुलर लूप का हाफ हो जाएगा। तो 1/2 इंटू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r। तो ये जो b डैश है ये बन जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4r। ठीक है, क्योंकि म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r होता है कंप्लीट सर्किल के लिए, तो सेमी सर्किल के लिए उसका हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r। नेक्स्ट अपन केस करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि सपोज कोई आर्क है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर का आर्क है जिसकी लेंथ, ये आर्क लेंथ है l और ये है थीटा, इसकी रेडियस है r। तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो बिकॉज इस आर्क की वजह से कितना होगा, इसमें अगर हम I करंट फ्लो करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस आर्क सेंटर पे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो एक कंप्लीट सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो एक कंप्लीट सर्कुलर लूप में एंगल कितना होगा, 2 पाई। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है, बिकॉज ऑफ दिस 2 पाई रेडियन मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r, जो कि एक कंप्लीट सर्किल की वजह से होता है, सर्कुलर लूप की वजह से होता है उसके सेंटर पे। तो अगर 2 पाई रेडियन की वजह से इतना है बिकॉज ऑफ 2 पाई रेडियन, तो यूनिट रेडियन की वजह से क्या होगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2r इंटू 1/2 पाई। और थीटा, अगर यहाँ पर जो हमारा आर्क है वो थीटा रेडियन है, तो बिकॉज ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा। तो यानी जो अगर कोई भी सर्कुलर आर्क थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो बिकॉज ऑफ दिस आर्क मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, l अपॉन r, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इट इज़ इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट करें तो l अपॉन r, तो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू l अपॉन r। ये हो जाएगा किसी भी आर्क लेंथ l के कारण, बिकॉज ऑफ आर्क लेंथ l, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इंटू थीटा।
और या फिर थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये हमने आर्क लेंथ के कारण भी निकाल लिया है, सेमी सर्कुलर लूप के कारण भी निकाल लिया है और n नंबर ऑफ लूप्स के कारण भी निकाल लिया है। कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स अगर n है तो क्या होगा, ठीक है। अब हम दो केस और डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक, कि अगर मोर देन वन कॉयल हो डिफरेंट रेडियस की और कंसेंट्रिक हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। फिर हम वो केस भी ले लेंगे कि लूप अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप। कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप, तो इसमें देखो दो केस बनते हैं, या तो दोनों सर्कुलर लूप में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी या दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो क्या उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम पहले फर्स्ट केस को देख लेते हैं। फर्स्ट केस में सपोज हमें दिया हुआ है ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है और दोनों में सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आएगा और हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो इनर लूप जो है इसमें भी करंट सपोज हमने मान लिया कि आई फ्लो हो रही है, इसमें भी आई फ्लो हो रही है और इनर रेडियस R1 है और ये आउटर रेडियस इसकी क्या है R2 है। तो बिकॉज ऑफ इनर सर्कुलर लूप इसको हम 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ लूप 1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और बिकॉज ऑफ लूप 2 प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, दोनों में ही बाहर की ओर ही आ रही है, तो यानी सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, सम होगा, क्योंकि दोनों ही लूप के कारण इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसीलिए दोनों एडअप हो जाएंगे। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं सेपरेट इसका। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कुलर लूप है, μ0 I, करंट इसमें I फ्लो हो रही है, डिवाइडेड बाय 2R1, डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हम डॉट से बता देते हैं। और B2 क्या होगा, μ0 I डिवाइडेड बाय 2R2, इसकी डायरेक्शन भी सेम है तो बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों फील्ड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो μ0 I डिवाइडेड बाय 2, दोनों में कॉमन आ रहा है, μ0 I डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में सपोज डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक सर्कुलर लूप हो गया है, इनर लूप, और ये हो गया है आउटर लूप, और दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपोजिट के केस में क्या होगा भाई, हमें इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने मान लिया लूप 1, ये मान लिया लूप 2, इसकी रेडियस आ रही है R1 और ये रेडियस आ रही है R2। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। हमने सपोज करंट दोनों में सेम माना है, दोनों में ही I करंट फ्लो हो रही है। तो B1 क्या हो जाएगा, सर्किल कंप्लीट सर्कुलर लूप है, μ0 I डिवाइडेड बाय 2R1, डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन होगी, अब देखो इसमें क्लॉकवाइज है डायरेक्शन तो अंदर की ओर होगी, अंदर का मतलब क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, यानी क्रॉस साइन आएगा, ओके। और दूसरा हम देखते हैं बाहर वाले लूप की वजह से, तो क्या होगा, देखिए बाहर की ओर है, बाहर का मतलब डॉट आएगा, तो μ0 I डिवाइडेड बाय 2R2 यानी डॉट आ गया है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो एक अंदर है दूसरा बाहर है, अब दोनों में देखो μ0 I और 2 ये तो कॉमन है, तो जो R1 इज़ लेस देन R2 ये छोटा है, R1 इज़ लेस देन, तो 1/R1 इज़ मोर देन 1/R2, तो B1 यहाँ पर B2 से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा B1 इज़ ग्रेटर दैन B2। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं
तो ग्रेटर स्मॉलर से माइनस हो जाएगा और डायरेक्शन ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो B1 माइनस B2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये हमने दोनों केस कर लिए कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप के कारण। और डिपेंड करेगा इसमें कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब इसका हम एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि दो लूप है बट वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, लूप का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक लूप मान लो इस प्लेन में है और दूसरा लूप इस प्लेन में है, तो लूप आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हम कैसे देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट केस है परपेंडिकुलर लूप का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें डायरेक्शन जो है वो सेपरेट लूप की वजह से निकाल लेंगे। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि उन दोनों लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंडिविजुअल पोजीशंस क्या आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा आज ये रफ है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये सपोज़ एक लूप है और ये दूसरा लूप है, इसको हमने कह दिया लूप 1, इसको कह दिया लूप 2। ये इसमें आई करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है और इसमें आई करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। ठीक है, तो हम पहले बात करें लूप 1। तो बिकॉज ऑफ लूप 1 मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा भाई, अगर हम फिंगर से निकालें राइट हैंड थंब रूल से तो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा B1, और अगर आप इस लूप की वजह से निकालते हो राइट हैंड रूल से, थंब रूल से, तो बिकॉज ऑफ लूप 2 मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वन लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और सेकंड लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सेंटर पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा √B1² प्लस B2²। तो ये अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है तो इट इज़ इक्वल टू √B1² प्लस B2²। अब लेकिन B1 B2 क्या होगा भाई, इसमें दोनों ही हम सपोज मान लेते हैं कि इन दोनों में ही आई करंट फ्लो हो रही है, अपन ने मेंशन कर ही दिया है, और दोनों की रेडियस भी इक्वली कर देते हैं। ये R है, ये R है, अनइक्वल करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। एक को हम R1 लिख देंगे, एक को हम R2 कर देते हैं। तो हम चलो जनरल केस कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं लूप ये ना 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो R1 R2 इनकी रेडियस हो गई है, तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0I डिवाइडेड बाय 2R1, और B2 हो जाएगा म्यू 0I डिवाइडेड बाय 2R2। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, √B1² प्लस B2²। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, तो ये वर्टिकल एक्सिस तो B1 को शो करेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस B2 को शो करेगा। तो tan थीटा अगर हम निकालना चाहें, इस फिगर को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमने ये लूप 1 माना है, ये 2 माना है। आप इसको 1 और इसको 2 मानोगे तो 1 और 2 आपस में बदल जाएंगे, तो उसमें फिर चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन चेंज होगा, नॉमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिए, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, B1 डिवाइडेड बाय B2। B1 का मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट और ये x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस और विद रेस्पेक्ट टू B2। तो अब इसका लास्ट केस में हम आते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे केस डिस्कस कर लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब ये लास्ट केस है। अब इसमें क्या है कि दो लूप आपस में परपेंडिकुलर तो है बट दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों की एक्सिस, यहाँ पर तो क्या दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है ना, ओ दोनों का सेंटर है, 1 का भी 2 का भी। अब अगर दोनों की पोजीशन ही हम चेंज कर दें, सपोज़ ये तो आपका लूप 1 हो जाए और या 2 हो जाए, और ये थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, ये लूप 1 हो जाए और ये पोजीशन है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ से हम ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये क्या है, ये सपोज़ ओरिजिन है, यानी ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है यहाँ से, और ये डिस्टेंस y है। तो ये डिस्टेंस भी x हो गई और ये डिस्टेंस भी y हो गई। इसको हम कर देते हैं लूप 1, इसको कर देते हैं लूप 2। इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और इसमें करंट फ्लो हो रही है इसको हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। राइट हैंड से रूल से निकाल लेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इधर आएगी। तो ये हो गया आपका B2, और इस लूप के कारण निकालते हो तो राइट हैंड रूल से निकालोगे ऊपर की ओर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगी आपको, वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, डेट इज़ B1। और इसकी रेडियस को हम लिख देते हैं R1 और इसकी रेडियस को लिख देते हैं R2। तो पॉइंट P पर अभी भी क्या है कि ये जो दोनों ही है ये बेसिकली क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। B1 इज़ परपेंडिकुलर टू B2। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, ये लूप 1 है, तो लूप 1 बिकॉज ऑफ लूप 1 इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B1 इज इक्वल टू μ0/4 तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा इंटू 2 I R1 स्क्वायर, इसको ये 2 है ना, तो ये इसको हम 2 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं। बिकॉज लूप 1 है तो उसकी रेडियस R1 रहेगी, लूप 2 है उसकी रेडियस R2 रहेगी, डिवाइडेड बाय, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है लूप 1 की इस पॉइंट से, y है, तो ध्यान रखना यहाँ आएगा y, तो R² प्लस y² पावर 3/2। अब सिमिलरली B2 की बात करें तो B2 क्या, ये लूप है, इस लूप की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, बेसिकली वो एक्सियल पॉइंट वाला ही लगेगा। तो ये हो जाएगा μ0/4 2 I R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² प्लस x² पावर 3/2। तो ये तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आज हमने ये सर्कुलर, बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप ऑलमोस्ट डिफरेंट हर एक पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप जो है उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके सेंटर पे कितना होगा, और इसके अलावा सेमी सर्किल के सेंटर पे कितना होगा, सर्कुलर आर्क अगर आर्क के फॉर्म में है तो उसके सेंटर पे कितना होगा, और अगर दो सर्कुलर लूप आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसके सेंटर पे कितना होगा, और अगर किसी डिस्टेंस पे है तो भी कितना होगा। और साथ में हमने ये भी निकाल लिया कि कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, अगर लूप जो है कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में है तो उस कंडीशंस में क्या होगा। ये सारे केस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो आपसे अगले टॉपिक में फिर एक नए लेक्चर के साथ में मुलाकात होगी। थैंक यू।